हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज योर यूनिट 2। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाते। क्या होता है अंतिम खाते? अंतिम खाते का मेन पर्पस क्या होता है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। देखिए क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था डबल एंट्री सिस्टम, याद होगा आप लोगों को। हमने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम के साथ ऐसा होता है कि सबसे पहला डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस होते हैं। उस ट्रांजैक्शन की अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। सब्सिडी बुक में एंट्री करते हैं, फिर जर्नल एंट्री बनाते हैं, देन फिर अपन लेजर बनाते हैं, और उसके बाद फिर क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, मतलब तलपट बनाया जाता है। ओके, ये बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। असल में ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जितने भी आपने लेजर्स क्या किए हैं, बनाए हुए हैं, उन लेजर्स के जितने भी बैलेंसेज होते हैं। अब लेजर में अपन को क्या चीज मिलेगा, अपने को इस लेजर में हमको चार चीजें मिलती है। कुछ एसेट्स के अकाउंट मिलेंगे, कुछ हमको लायबिलिटीज का अकाउंट मिलेगा, कुछ हम लोगों को एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मिलेंगे, और कुछ हमको इनकम्स के अकाउंट मिलेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे बैलेंसेज होंगे। उन बैलेंसेज को आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में से ही देखकर हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड में। एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के एंड बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर मींस या तो 31 मार्च को बनाओगे या फिर 31 दिसंबर को। तो हम जनरली 31 मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर लेके चलते करके अपन उस चीज को 31 मार्च में बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए फाइनल अकाउंट में होता क्या। फाइनल अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है। फाइनल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि साल भर आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी बिजनेस किया है, तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, किस पर्पस से कैसा प्रॉफिट हुआ है, उसी को जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखिए फाइनल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बनाना पड़ता है, सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स। प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स, प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स मतलब जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, पर्टिकुलर जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, उस गुड से तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उस गुड से क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यानी जिस चीज का तुम व्यापार कर रहे हो, आप कपड़े का व्यापार करो, यार आपकी असली पहचान जो कपड़े का व्यापार है ना, मतलब आपका व्यापार आपकी असली पहचान है। जो भी आपको इनकम होगा आपके सेल्स से होगा। तो पर्टिकुलर जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, उस गुड से तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसको अपन निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। आई बात समझ में? ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सकल लाभ। सकल लाभ कहते हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट फ्रॉम होल बिजनेस। अब अपन बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम होल बिजनेस। पूरे बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, पूरे बिजनेस से क्या प्रॉफिट हुआ है, और इसमें निकलता है नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शुद्ध लाभ। आई बात समझ में? तो इससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर क्या कारण है कि ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकाल रहे, नेट प्रॉफिट अलग निकाल रहे। सर क्या प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जितने भी इनकम से जोड़ लो, जितने भी इनकम से जोड़ लो, जितने भी खर्चे उसको क्या कर दो, घटा दो, आ तो जाएगा सर हमारा प्रॉफिट। काहे के लिए इतना दिक्कत, काहे के लिए हमारा काम बढ़ा रहे हो, काहे के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो, काहे के लिए नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो। उसका मेन कारण है, देखिए हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, सपोज आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, और आपने उस बिजनेस को किया, और आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का, या चलो 5 लाख रुपए का आपने सेल किया। ठीक, आपने कोई बिजनेस, आपका कोई बिल्डिंग था, कोई एसेट था, बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को बेचने से मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो गया, उस बिल्डिंग को बेचने से आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 7 लाख का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपने बिजनेस के लिए कुछ परचेस किया, माल परचेस किया आपने बिजनेस के लिए, तकरीबन 3 लाख रुपए का माल क्या किया, परचेस किया, और आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ खर्चे भी किए। मान लीजिए आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ 1 लाख रुपए का क्या किया, खर्च भी कर डाला। ठीक, अब मैं आपको बोलूंगा कि आपका प्रॉफिट क्या है बताइए, तो आप कैसे बताओगे, आप क्या बोलोगे, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आप बोलोगे देखो हमको इनकम क्या हुआ, 5 लाख का सेल किया, वो हमारा इनकम है। 7 लाख बिल्डिंग हमने बेचा था, उस बिल्डिंग पे हमको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो वो हमारा इनकम है। यानी कुल मिला के 7 5 12 लाख का हमको इनकम हो गया। 12 लाख का हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। और हमारा खर्चा कितना हुआ, माल हमने परचेस किया 3 लाख रुपए में, और 1 लाख रुपए हमारा क्या खर्च हो गया, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हो गए। यानी कुल मिला के 4 लाख खर्च हुआ, आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 8 लाख। आप खुश हो रहे हो कि अरे हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 8 लाख। इस बार हमारे बिजनेस ने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया करके आप बड़ा नाच रहे हो, गा रहे, खुश हो रहे हो। लेकिन सच्ची बात बताओ,
अगर सचमुच आपके व्यापार का प्रॉफिट निकाला जाए, आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाए, तब क्या होता है यार, जो सेल्स है, जो आप बिजनेस करते हो, माल बेचते हो, ये आपका मेन इनकम है, रेगुलर इनकम क्या है आपका, सेल्स, ठीक। जो अगला हुआ प्रॉफिट फ्रॉम बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ 7 लाख का, क्या वो आपको हर साल होगा? नहीं। तो ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना है, तो कैजुअल इनकम है, तो कभी कभी हो जाता है। मेन आपके बिजनेस का जो फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि जो आपकी इनकम, जो मेन इनकम का जो स्रोत है, सोर्सेज है, वो क्या है आपका, सेल्स है। तो अगर रियल में देखा जाए तो आपने क्या किया, 5 लाख का माल बेचा, 3 लाख रुपए परचेस पे खर्च किया और 1 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस किए, 4 लाख आपका खर्च हुआ, 5 लाख आपको इनकम हुआ, 4 लाख आपका खर्च हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अरे आप तो खुश हो रहे थे कि आपको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन रियल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? सिर्फ 1 लाख रुपए का ही क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो देखो इससे ये इसी कारण हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या होता है कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज से हमारी पहचान है, उससे हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और पूरे प्रॉफिट फ्रॉम होल बिजनेस, मतलब फिर बिजनेस का सारे प्रॉफिट ले लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट फ्रॉम मतलब कैजुअल इनकम हो, चाहे वो हम लोग को अदर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स हो जाए, या किसी प्रकार का हमारे बिजनेस में रेंट हमको मिल जाए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे इनकम होते हैं ना हम लोग को जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जो इनडायरेक्ट टाइप के इनकम होते हैं, लाइक प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, या प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, या आपको रेंट मिल जाता है। तो क्या रेंट आपके बिजनेस का इनकम है? वो आपकी कैजुअल इनकम है ना। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास, आपकी कल नौकरी लग जाती है, तो आपको सैलरी से 50,000 आप सैलरी कमाते हो, और आपके पिताजी ने आपकी कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, वहां से आपको किराया मिल जाता है, मान लीजिए महीने का 20,000 रुपये किराया मिल जाता है। कुल मिला के आपकी आमदनी 70,000 है, बट आपकी मेहनत का कितना, आपका पहचान कितना है, 50,000 का है, क्योंकि आपकी सैलरी 50,000 है। 20,000 तो भाई आपकी कैजुअल इनकम है, वो आज है कल हो सकता ना हो, लेकिन आपका जो मेन काम है, जो आपका जो हुनर है, वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा ना। तो इस वजह से बिजनेस में भी वही कहानी है कि बिजनेस में नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है बिजनेस की पहचान के लिए। प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, और फिर अगले बार निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारा होल इनकम आ जाता है, हमारे बिजनेस का पूरा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, सब प्रॉफिट, कैजुअल इनकम मिला के, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मिला के नेट प्रॉफिट निकल आता है। ओके, तो ये कारण है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला बनाया जाता है बैलेंस शीट। क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट बनाने का मेन मोटिव क्या है? बैलेंस शीट बनाया जाता है टू फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं, अपन बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस के जितने भी एसेट्स है, एक तरह का ये स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक तरह का ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता। इसमें जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनका डिटेल्स होता है, बिजनेस के लायबिलिटीज होते हैं उनका डिटेल्स होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में हम लोग चिट्ठा कहते हैं। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट में देख लीजिए दो अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और अंत में क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, यानी कि चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये आपका फाइनल अकाउंट। अब बारी बारी हम हर चीज को क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, चलो देखते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिटेल में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे ऊपर हेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, और चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है, पहले कॉलम सेट कर लेते हैं। इसका कॉलम कुछ इस प्रकार होता है, इसको यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बीचों बीच ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे और एक कॉलम बना लेंगे पहले तो हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्योंकि ये साल के एंड में बनाया जाता है इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000, सॉरी जो भी फलाना ईयर है वो ले लेंगे। पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा एंड दिस इज योर कॉलम ऑफ अमाउंट, एंड ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे अमाउंट का कॉलम, ठीक है। चलिए, जब भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो यहाँ इनकम और एक्सपेंसेस की बात करेंगे। और आपने सीखा हुआ है कि ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो देखो, आपके बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे उसकी एंट्री कहाँ करना, डेबिट में करना।
जो भी इनकम होगी उसकी एंट्री कहाँ करना है, क्रेडिट साइड में करना, बस इस बात को याद रखना। चलो देखो स्टार्ट कहाँ से करते, दिमाग में बैठा लो। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। किससे, ओपनिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर थोड़ा स्टॉक हमको एक्सप्लेन कर दो, चलो स्टॉक हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है स्टॉक, देखो स्टॉक के दो चीजें हैं। सबसे पहले या तो आप स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में होता है उसको अपन ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में होता है उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कैसे सर, सुनिए। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 को आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 अप्रैल 2020 बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले से कोई स्टॉक तो नहीं रहा होगा आपके पास, ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और मान लो साल भर के दौरान आपने, पूरे साल भर 2021 में पूरे साल भर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक साल भर के दौरान आपने कुल मिला के मान लीजिए 100 रुपए का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा, 100 रुपए का माल आपने खरीदा। उसमें से आपने साल भर के दौरान आपने मान लीजिए 80 रुपए तक का माल क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया। यार जरूरी तो नहीं हो सकता ना कि 100 रुपए का माल आपने खरीदा पूरा 100 का माल बेच दे, कमाई का माल बेचोगे ना। तो 100 रुपए का आपने माल खरीदा, उसमें से 80 का माल आपने क्या कर दिया, बेच दिया साल भर में, ठीक है। तो बताओ बचा कितने का माल आपके पास, आपके पास माल बचा 20 रुपए का। साल के एंड में कितने रुपए का माल बचा, 20 रुपए का। क्या फेंक दोगे इसको, रखोगे ना। तो साल के एंड में यानी 31 मार्च 2022 को आपके पास माल कितने का बचा है, 20 रुपए का। इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, खत्म। प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया हम लोगों ने, चलो ठीक है। अब अगले साल आ जाते हैं। अब अगला साल क्या आएगा, 1 अप्रैल 2022 को हमने प्रवेश किया, तो जो माल पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था ना उसको अगले साल ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसी स्टॉक को कहेंगे अपन लोग ओपनिंग स्टॉक, 20 रुपए आ जाएगा, ठीक। जो अगले साल बेचने के काम आएगा ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी जो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था वही हमारे लिए क्या हो जाता है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। फिर हम बिजनेस करेंगे और साल भर के दौरान, साल 2022-23 में साल भर के दौरान मान लो इस बार हमने 200 रुपए का माल खरीदा है, कुल मिला के हमारे पास माल कितने का हो गया, 220 का हो गया। और साल भर के दौरान हमने मान लीजिए साल भर के दौरान हमने 210 रुपए का माल मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बोलो हमारे पास माल कितने का बचा, 10 रुपए का माल बचा, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, 10 रुपया। तो यार ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब जो कल क्लोजिंग था आज वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा पिछले साल का, है ना। तो ये हुआ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब अपन काम करते हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो एक तरह का खर्चे का आइटम होता है, एक्सपेंसेस का आइटम होता है। तो आप स्टार्टिंग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से करेंगे। जब भी आप श्री गणेश करेंगे ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक लिख लो। फिर बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री डेबिट में, लाइक परचेस। अगर आपने माल परचेस किया है, जिस चीज का बिजनेस करो उसको परचेस किया, उसकी एंट्री कर दो। और अगर उसमें किसी प्रकार का परचेस रिटर्न है, साल भर के दौरान आपने माल को क्या किया, वापस किया है, तो उसको क्या कर दो, घटा दो। जो घटा दिए बाहर। यार कॉमन सेंस की बात है, आपने साल भर में 1 लाख का माल खरीदा, उसमें से 10,000 का माल वापस कर दिया, तो बताओ सचमुच माल आपने कितने खरीदा, 90,000 का। तो 90,000 यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपके बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनकी भी एंट्री कहां कर देना, डेबिट साइड। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, टेंशन मत लो, बताएंगे भी, काहे टेंशन लेते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, लिख दो डेबिट साइड। इसके अलावा बिजनेस में जो भी आपको डायरेक्ट इनकम होगा, बिजनेस का डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जिस चीज का तुम बिजनेस करते हो वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट इनकम है, यानी कि आपका सेल्स, जो आप गुड्स को बेच रहे हो ना, वो सेल्स आपके बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है। तो इनकम की एंट्री क्रेडिट में करेंगे तो सेल्स की एंट्री कर दो क्रेडिट में, और उसमें से घटा दीजिए सेल्स रिटर्न, घटा दीजिए क्या, सेल्स रिटर्न को घटा दीजिए, ठीक है, और घटाकर क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो ये आ गया सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपने क्या कर दिया, माइनस करके बाहर निकाल दिया, हो गया अपना काम, बाय सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया। ओके सर। और फाइनली आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका माल बच गया जो अगले साल काम आएगा, अच्छी बात है, इसको अगले साल बेचेंगे तो अपन क्या हो गया, हमारे इनकम का आइटम हो गया, बस। इसके अलावा और कोई एंट्री मत करना। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करोगे, परचेस की एंट्री करोगे, परचेस रिटर्न तो माइनस करोगे, बिजनेस के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट साइड करोगे, सेल्स की एंट्री करोगे, सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाओगे, एंड देन फाइनली क्लोजिंग स्टॉक लिख लोगे, बस, और कुछ नहीं करोगे। अब अकाउंट को क्लोज कर लेना, ठीक है। देखो ये आपके इनकम का आइटम है, ये आपके एक्सपेंसेस का। अगर मान लो ये ग्रेटर है और ये लेस है, मतलब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड, इट मीन्स आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, बिजनेस को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब यार 10 रुपए, ये 10 रुपए है, इसका टोटल 6 रुपए है, ये 10 रुपए है, ये 6 रुपए है, ये 10 रुपए है, ये 6 रुपए है, तो बैलेंसिंग यहाँ नहीं आ रहा 4 रुपए, फायदा नहीं हो गया आपको, क्या हो गया, फायदा हो गया। कितने रुपए का, 4 रुपए का, क्योंकि भाई इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है, यानी कि आपको फायदा हो गया, ठीक है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बन गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो यहां तक अपना काम खत्म हो गया।
अगर मान लो बैलेंसिंग, इफ बैलेंसिंग डेबिट साइड है, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट साइड आ जाए तो इसका बैलेंसिंग कब आएगा, जब ये ज्यादा होगा, डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो बैलेंसिंग इस तरफ आएगा। मतलब खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, मतलब हमको लॉस हो गया, तो क्या बोलेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। क्या कहेंगे इसको अपन लोग, बाय ग्रॉस लॉस। तो ये हमारे बिजनेस का ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनकर बच्चों क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अपन क्या बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, अब हमको साथ में क्या बनाना पड़ेगा, पीएल। तो चलो साथ ही लिख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो पोर्शन है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो देखिए, अगर आपके बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो इसको ट्रांसफर कर देना क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना। और अगर ग्रॉस लॉस आया तो उसकी एंट्री कहां कर देना, डेबिट साइड में लिख देना, टू ग्रॉस लॉस लिख देना। ठीक, ये काम कर लो। ओके, अब क्या करना है, सुनो, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, यानी प्रत्यक्ष व्यय की जो एंट्री होती है उसकी एंट्री हम लोग डेबिट साइड करते हैं। उसी तरह बिजनेस के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री कहां करोगे, डेबिट साइड। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या किसी प्रकार का इनडायरेक्ट लॉसेज होंगे तो उसकी एंट्री कहां कर दोगे, डेबिट साइड कर दोगे। आई बात समझ में। और बिजनेस के तमाम इनडायरेक्ट इनकम्स, जितने भी बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स है, जो भी आपके बिजनेस के कैजुअल इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स है, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह है उसकी एंट्री आप क्रेडिट साइड कर दोगे। बस खत्म, अकाउंट क्या कर लेना, क्लोज कर लेना। अब बैलेंसिंग निकालना। अब फिर से आप टोटल करोगे, इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। अगर मान लो बैलेंसिंग डेबिट साइड आ रहा है, इट मींस आपके बिजनेस को आ गया है प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट, अगर इस तरफ बैलेंसिंग आ रहा है तो। ठीक है, और अगर बैलेंसिंग कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, इधर बैलेंसिंग आ रहा है, यानी खर्चे ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नेट लॉस। तो देखो डिफरेंस आ गया, तो हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और नेट लॉस भी निकाल लिया। क्लियर है, ओके। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। अरे टेंशन मत लो यार, सब एक्सप्लेन करेंगे, अभी तुम सस्पेंस में रहो थोड़ा। ठीक है, आगे इसके बाद फाइनली हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसके बाद फाइनली हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट लिखेगा एज ऑन, बैलेंस शीट में हमेशा लिखना एज ऑन 31 मार्च, जो भी फलाना फलाना ईयर होगा उसको क्या कर लो, लिख लो। अब बैलेंस शीट का कॉलम कुछ इस प्रकार बना लो, बैलेंस शीट का कॉलम बना लीजिए आप लोग इस प्रकार से। ठीक है, ये कॉलम बन गया हमारा बैलेंस शीट का। दिस इज योर कॉलम ऑफ लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये एसेट्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें डेबिट क्रेडिट मत लिखना। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले दिमाग में बैठा लो इस बात को। सबसे पहले लाइबिलिटी में लिखना कैपिटल, यहां पे लिख देना कैपिटल। अब आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला, अगर आपने नेट प्रॉफिट निकाला है पीएल अकाउंट से, तो उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देना। नेट प्रॉफिट को आप लोग कैपिटल में क्या कर देना, जोड़ देना। और अगर आपके बिजनेस को नेट लॉसेज हुआ है, अगर मान लो लॉस हुआ है, तो फिर लॉस को क्या कर देना, घटा देना। जो भी आएगा उसमें से आप बिजनेस के ड्राइंग्स को भी क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, और बाहर निकाल देना। तो इस प्रकार अपना काम हो जाएगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट तो जोड़ दो, नेट लॉस है तो घटा दो, ड्राइंग्स को घटा के बाहर निकाल दो। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस के जितने भी फिक्स्ड लायबिलिटीज है, मैंने आप लोगों को जब पहला क्लास स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो मैंने आप लोग को फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सब एक्सप्लेन किया था। जितने बिजनेस के फिक्स्ड लायबिलिटीज है, क्या क्या होते हैं, बैंक लोन होते हैं, लोन फ्रॉम अदर्स होते हैं, ये फिक्स्ड लायबिलिटीज होते हैं, उसकी एंट्री कर लो। लायबिलिटीज जितने भी फिक्स्ड लायबिलिटीज है उसकी एंट्री कर दो। और बिजनेस के जितने भी करंट लायबिलिटीज है, क्या क्या होते हैं करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अनअकाउंटेड इनकम होते हैं, जितने भी अलग करंट लायबिलिटी उनको भी क्या कर दो, छाप दो यहाँ पे। ठीक, ओके। अब बिजनेस के जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है, जितने भी बिजनेस के क्या है फिक्स्ड एसेट्स है, उनकी भी एंट्री क्या कर लो, आप एसेट साइड कर लो, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको। और बिजनेस के जितने भी करंट एसेट्स है, जितने भी बिजनेस के क्या है करंट एसेट्स है, उनकी भी एंट्री क्या कर लो, लिख लो, बस हो गया। अब आप क्या कर लो, दोनों तरफ का टोटल कर लो। ठीक है, दोनों तरफ का क्या कर लो, टोटल कर लो। ये टोटल कर लिए। आप जब बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो बच्चों टोटल जो आएगा ना, क्या आएगा मालूम है, इक्वल आएगा। दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया क्या, फाइनल अकाउंट। देख लो, ट्रेडिंग, पीएल एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। जल्दी से नोट करो, फिर हम आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट क्या कर लिया, समझ लिया। अब बारी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट। मैंने बोला
कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करोगे ट्रेडिंग के डेबिट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करोगे पीएल के डेबिट में। ठीक है, चलो समझाते हैं क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, समझना। सबसे पहले देखो, जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में दो फील्ड होते हैं। एक होता है परचेज फील्ड, ये वो फील्ड होता है जहां से आप लोग माल खरीदते हो। ओके, वो फील्ड है जहां से अपन माल क्या करते हैं, खरीदते हैं। और एक होता है बच्चों कौन सा फील्ड, सेल्स फील्ड होता है। एक होता है सेल्स फील्ड जहां से हम लोग माल बेचते हैं, सेल्स फील्ड है जहां से हम लोग क्या करते हैं, माल बेचते हैं। मान लो ये आपका सेल्स फील्ड है, ये सेल्स फील्ड है। मान लो आपका ये शॉप भी हो सकता है, या ये आपका गोडाउन भी हो सकता है, या आपका शोरूम कुछ भी हो सकता है, सेल्स फील्ड हो सकता है। और ये आपके सेल्स फील्ड का मेन गेट, मान लीजिए सेल्स फील्ड का क्या है, मेन गेट है। ठीक है, अब देखो परचेज फील्ड से आप माल खरीदते हो, माल खरीद कर आप कहां लाते हो, सेल्स फील्ड में लाते हो। तो माल परचेज फील्ड से लेकर सेल्स फील्ड में माल लाने तक, यानी उसके मेन गेट के पहले तक, उसके मेन गेट में एंट्री लेने के पहले तक जितने भी खर्चे करते हो, जितने भी आप इस बीच खर्चे करोगे, इस बीच जितने भी आप खर्चे करोगे, जो भी खर्चे आप करोगे, उन खर्चों को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? यानी कि परचेज फील्ड से लेकर सेल्स फील्ड तक माल के ऊपर जितने भी खर्चे किए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेन गेट तक। एक बार आपका माल मेन गेट को क्रॉस कर गया, अब इसके बाद जो भी आप खर्चे करोगे, उन खर्चों को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? क्या क्या होता है सर, इवन क्या क्या होता है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो उसको बताएंगे। इवन अगर आप माल को बनाकर बेचते हो तो कहां ले जाओगे, फैक्ट्री। तो रास्ते में क्या पड़ेगा, फैक्ट्री। अगर मान लीजिए आप माल को खरीद के नहीं बेचते हो, बल्कि माल को कच्चा माल खरीदते हो, फिर उसको पक्का माल बनाते हो, कंप्लीट गुड्स बनाते हो, उसके बाद मार्केट में बेचते हो, तो भाई पहले क्या करोगे, कच्चा माल खरीदोगे सीधा शोरूम ले जाओगे, नहीं पहले फैक्ट्री ले जाओगे। यानी इवन फैक्ट्री के भी अगर खर्चे हैं तो भी कौन से खर्चे कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब फैक्ट्री के छत के नीचे भी जो खर्चे होते हैं, सारे के सारे खर्चे कौन से खर्चे कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? क्या क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला वेजेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल में क्या हो सकता है, वेजेस हो सकता है। ठीक है, वेजेस, जैसे वेजेस का मतलब क्या होता है, तो वेजेस भी दो प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए आप माल को बना रहे हो, बेच रहे हो, तो माल जो बनवाओगे तो जो बंदा उसको बनाएगा तो उसको वेजेस दोगे ना बदले में, जो माल को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फैक्ट्री का खर्चा है वेजेस। या माल को आप खरीद के ला रहे हो तो माल को क्या करोगे, गाड़ी में लोड कराओगे तो उसका वेजेस दोगे, तो वो वेजेस। ठीक है, इसके अलावा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, गाड़ी भाड़ा। क्या, गाड़ी भाड़ा। अगर आप गाड़ी भाड़ा भी दे रहे हो तो इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं चुंगी। ऑक्ट्रॉय मींस चुंगी कहा जाता है। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीद के ला रहे होते हो, जैसे एक स्टेट या दूसरे स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो रास्ते में आपको चुंगी देना पड़ता है, चुंगी कर देना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय कर देना पड़ता है, वो भी आपको एक तरह का क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, क्या देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है आयात कर। क्या कहेंगे, आयात कर। जब आप एक देश से माल खरीद के ला रहे हो, किसी दूसरे एक देश से, आयात कर बोलो, या फिर इसको कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हो। क्या कह सकते हो, कस्टम ड्यूटी, इसको कस्टम ड्यूटी बोल सकते हो। जब आप किसी दूसरे देश से माल खरीद के ला रहे होते हो तो जैसे ही इंडिया के बॉर्डर में क्रॉस करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ये भी रास्ते का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आई बात समझ में? इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है, तो जो भी फैक्ट्री के खर्चे वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा डॉक एक्सपेंसेस, डॉक चार्जेस। भाई जब माल खरीद के लाते हो तो बंदर कहाँ में रखते हो ना, मान लो आप लंदन से माल खरीद के ला रहे हो तो आपका माल कहाँ आएगा, शिप में आएगा, शिप से उतरेगा और डॉक में रुकेगा। तो डॉक वाला कुछ समय तक उस कंटेनर में माल पड़ा रहेगा तो आपसे चार्जेस वसूल करेगा। तो डॉक चार्जेस, ये भी कैसा खर्चा है, देखो रास्ते का खर्चा है ना, डॉक चार्जेस। या फिर रेलवे चार्जेस ले लो, रेलवे, अगर रेलवे स्टेशन में माल आ रहा है तो रेलवे चार्जेस लेगा। ठीक है, और फाइनली होता है तुम्हारा क्लियरिंग चार्जेस। आप माल को क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट से लाते हो तो क्या लेते हो, उसमें क्लियरिंग चार्जेस आपको देना पड़ता है, तो क्लियरिंग चार्जेस होता है। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस देखा, और भी कुछ होंगे समझ लीजिएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री अपन कहाँ करते हैं, आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में करते हैं। ठीक है, ओके। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ओके, तो आज हमने फाइनल अकाउंट के बारे में क्या किया, सीखा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।